सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा। अफ्रीका महाद्वीप की जमीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। सिर वाले स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कस लिया और नई चप्पलें पहनकर चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और क्रिस्टल के गिलास में डालकर गर्म चाय पी। फिर धूप से भरी दहलीज पर बैठकर हुक्का पीने लगा। वह चुपचाप हुक्का पी रहा था, बिना कुछ सोचे। हाँ, रेगिस्तान की सुगंध लेकर आई हवा की आवाज जरूर उसके कानों में पड़ रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह 120 भेड़े, वापसी का टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं के आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े धीरज के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने चाय पी। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़े खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए हैं और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी खामोश रहा। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी इतनी मदद की है। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में व्यस्त था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लड़के की ओर घूमकर वो बोला, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नई पहचान दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाने वाला हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ भेड़ नहीं खरीदने वाले हो। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। मकतू, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा। 3 बोरे भर गए। बाहर जाते हुए उसने कमरे के एक कोने में अपनी पुरानी थैली देखी। वह तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। उस थैली से अपनी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से दोनों पत्थर उरीम और थुमीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें देखकर उसे एक बार फिर उस बूढ़े बादशाह की याद आ गई। उसे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक वह उसे कैसे भुला रहा। लगभग 1 साल तक वह जी जान लगाकर काम करता रहा ताकि कुछ पैसे बचा सके और स्वाभिमान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी बंद मत करना। बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। शकुन जो उसे जो कहे उस पर चलना। लड़के ने उरीम और थुमीम को उठा लिया। अजीब सी सनसनी से उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहीं कहीं आसपास है। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अब शकुन कह रहे थे कि यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वही करूंगा जो मैं पहले करता था। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया था जो उससे भी महत्वपूर्ण था, और वह यह कि दुनिया में एक भाषा ऐसी भी है जिसे हर कोई समझता है, और वही भाषा दुकान का व्यापार बढ़ाते वक्त वह बराबर इस्तेमाल करता रहा। वह भाषा थी उत्साह और उमंग की, प्यार और संकल्प के साथ उन चीजों को प्राप्त करने की जिन पर आपका भरोसा हो और जिन्हें आप पाना चाहते हो। टैंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने इस स्थान पर विजय पा ली है, ठीक वैसे ही वह पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़े बादशाह के ये शब्द वह भुलाए नहीं भूलता। मगर बूढ़े बादशाह ने ठगी और डकैती के बारे में कुछ नहीं कहा था, न ही कभी खत्म न होने वाले रेगिस्तानों के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में जो यह जानते हैं कि उनका सपना क्या है मगर उसे साकार करना नहीं चाहते।
बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि पिरामिड कंकड़ पत्थरों का ढेर भर है और उन्हें कोई भी अपने घर के पिछवाड़े बना सकता है। और वह यह भी बताना भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि पुराने से ज्यादा बड़ा रेवड़ खरीद सको तो उसे खरीद लेना, तो उसे खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और दूसरी चीजों के साथ रख ली। वह नीचे उतरा तो व्यापारी एक विदेशी जोड़े से बात कर रहा था और दो अन्य ग्राहक क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीते हुए दुकान की जांच पड़ताल कर रहे थे। हर सुबह से ज्यादा गहमा गहमी थी इस सुबह। जहां वह खड़ा था वहां से उसने देखा कि बूढ़े व्यापारी के बाल बूढ़े बादशाह के बालों के ही तरह थे। उसे मिठाई वाले की वो मुस्कुराहट याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था, जब उसके पास न खाने को कुछ था और न कहीं जाने का इंतजाम। ऐसे में उस मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट, वो भी तो उस बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहाँ आया हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, मगर उनमें से कोई भी आदमी कभी उससे नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बादशाह कहता था वो उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वो लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चल दिया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वो रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसने हमेशा याद आती रहेगी। वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे लगने लगा था कि जैसे अब वो दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरागाहों की सैर करूंगा। बड़े निश्चय के साथ ये बात उसने अपने आप से कही। मगर उसका मन इस बात से खुश नहीं था। वह पूरे 1 साल तक काम करता रहा ताकि वो अपना सपना साकार कर सके, और अब वही सपना धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा है। हो सकता है वह उसका असली सपना रहा ही ना हो। कौन जाने, शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना तो है मगर वह कभी मक्का जाएगा ही नहीं और सारा जीवन उस सपने के पूरे होने की आशा में बिता देगा। लड़के ने खुद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुमीम थे, जिनसे उसे बूढ़े बादशाह की ताकत और इच्छा शक्ति का बराबर एहसास हो रहा था। होली कह लीजिए या सुकून। वह लड़का उसी शराब खाने में दाखिल हो गया जहां वह पहले दिन पहुंचा था। वह ठग अब वहां नहीं था। शराब खाने का मालिक खुद उसके लिए एक कप चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गडरिया तो मैं कभी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसी होती है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं उसे भूला नहीं हूँ। मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी जो सोने का कवच पहने हुआ था, मेरा सारा अतीत जानता था। सचमुच वो राजा था, एक बुद्धिमान बादशाह। अंडलुसिया की पहाड़ियों का रास्ता केवल 2 घंटों का था, मगर उसके और पिरामिडों के बीच एक पूरा रेगिस्तान था। इसी बात को लड़के ने सोचा कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वो अपने खजाने तक की दूरी को 2 घंटा और कम कर चुका है। यह बात और है कि यह 2 घंटे उसके लिए पूरे 1 साल में बदल गए। तो क्या हुआ? मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूँ, उसने सोचा। क्योंकि मैं भेड़ों को समझता हूँ, वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त भी होती हैं। मगर दूसरी ओर मुझे मालूम नहीं कि रेगिस्तान भी दोस्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में मुझे अपना खजाना तलाशना होगा। अगर मैं नाकामयाब रहा तो मैं घर लौट सकता हूँ। अब तो मेरे पास काफी पैसे हैं और काफी समय भी, तो फिर यही सही। एकाएक वह खुशी से भर उठा। गडरिया तो वह कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और बहुत से खजाने छिपे हो, मगर उसका तो एक सपना था और वह एक बादशाह से मिला था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शराब खाने से बाहर आने के बाद भी उसकी योजनाएं जारी थी और उसे याद आया कि व्यापारी को क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवा के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुमीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया।
उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब भी कोई अपनी नियति ढूंढ रहा होता है, तो मैं वही उसके आसपास होता हूँ, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। तो उस सौदागर के माल गोदाम में जाकर मालूम तो किया जाए, क्या वाकई पिरामिड इतनी दूर है? लड़के ने तय किया। वह आधा माल गोदाम था और आधा बाड़ा, जानवरों और उनके पसीने की बदबू और धूल से भरा हुआ। वहां बेंच पर एक अंग्रेज बैठा था। वह सोच रहा था, मुझे क्या मालूम था 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा। उसके हाथों में रसायन शास्त्र की कोई पत्रिका थी। वह भी शकुनों पर विश्वास करता था। उसकी सारी जिंदगी और पढ़ाई का एक ही उद्देश्य था, सृष्टि की सच्ची भाषा को जानना। पहले उसने स्पेनी भाषा सीखी, फिर दुनिया के मजहब और कीमियागारी। उसे स्पेनी भाषा में बोलना बखूबी आता था। दुनिया के सारे मजहबों का उसे अच्छा ज्ञान था, मगर अभी तक वह कीमियागार नहीं बन पाया था। उसने एक से बढ़कर एक अहम सवालों के पीछे छिपे मायने खोज निकाले थे, पर अब वह ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे आगे नहीं ले जा सकती थी। किसी कीमियागार से संबंध बनाने की उसने असफल कोशिश भी की थी, मगर सभी कीमियागार बड़े अजीब लोग होते हैं। वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। तभी तो उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। कौन जाने, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस श्रेष्ठतम कृति पारसमणि के रहस्य को जानने में सफल न रहा हो और इसी कारण वह ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना चाहता हो। पारसमणि के रहस्य की खोज में पिता द्वारा छोड़ा गया बहुत सा धन वह खर्च कर चुका था। दुनिया के मशहूर और बड़े से बड़े पुस्तकालयों में वह न जाने कितना समय गवा चुका था। कीमियागारी कीमियागरी पर एक से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण किताबें वो खरीद चुका था। किसी एक ऐसी ही किताब में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक अरब कीमियागर यूरोप आया था। लोगों का कहना था कि उसकी उम्र 200 साल थी और उसने न केवल पारसमणि बल्कि जीवन का अमृत भी ढूंढ निकाला था। अंग्रेज को ये कहानी अच्छी तो लगी थी, मगर उसे कपोल कल्पना से ऊंचा दर्जा उसने कभी नहीं दिया। तब तक जब तक कि उसके एक दोस्त ने पुरातत्वीय अन्वेषण से लौट कर उसे बताया नहीं कि रेगिस्तान में उसकी भेंट एक ऐसे अरब से हुई जिसके पास विलक्षण सिद्धियां थी। उसके दोस्त ने बताया था कि वह अरब अल फयूम नामक नगलिस्तान में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, कुछ चुनिंदा किताबें उठाई और यहाँ आ गया, जहाँ वह बैठा है, इस बेंच पर जो एक धूल भरे बदबू मारते माल गोदाम पे पड़ी है। बाहर एक कारवां की रवानगी की तैयारी चल रही थी, जो सहारा रेगिस्तान पार करते हुए अल फयूम नखलिस्तान से गुजरने वाला था। मैं उस कमबख्त कीमियागर को ढूंढ निकालूंगा। ऐसा विचार आते ही उसे जानवरों की बदबू थोड़ी सहनी लगने लगी। तभी वह लड़का, जो पोशाक की वजह से अब एक अरब नवयुवक लग रहा था, उस अंग्रेज के पास आया। दुआ सलाम हुई और वहीं बेंच के पास उसने अपना बोझा उतार कर रख दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? उस नौजवान ने अरब से पूछा। मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका पढ़ने लगा। वह इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका मन तो एक ही बात में लगा था कि जो कुछ भी उसने बीते सालों में सीखा है, उस सबको एक बार दोहरा ले। वह कीमियागर जरूर उसकी परीक्षा लेगा। अरब नवयुवक ने भी अपनी किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब स्पेनी भाषा में थी। अरे, ये तो बहुत अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। उसे अरबी के मुकाबले स्पेनी भाषा ज्यादा अच्छी तरह आती है, और अगर ये लड़का भी अल फयूम ही जा रहा है, तो बातें करते करते रास्ता अच्छा कट जाएगा। यह तो बड़ा अजीब है, लड़का बोला। वो फिर से किताब के शुरू के पृष्ठ पढ़ने लगा, जिनमें दफन का एक दृश्य वर्णित था। उसने सोचा,
मैं पिछले 2 सालों से ये किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस दृश्य और इन पृष्ठों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब तो वह बूढ़ा बादशाह भी नहीं था जिसकी वजह से उसका ध्यान बढ़ जाता था। उसके मन में कहीं अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में। मगर एक बात वो अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीजों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं क्रिस्टल की दुकान पर काम करूंगा? कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय पर यह मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा, यह मुझे नहीं मालूम। पास ही बैठा था वो अंग्रेज जो एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उससे उसने बात करनी चाहिए तो अंग्रेज बड़े चिड़चिड़ाहट और रुखेपन से पेश आया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे मगर अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। लड़के ने किताब बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि वह उसे अंग्रेज की तरह दिखाई दे। उसने अपनी जेब से उरीम और थुमीम निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। देखते ही अजनबी बड़ी जोर से चिल्लाया, उरीम और थुमीम! आग झपकते लड़के ने उन्हें अपनी जेब में वापस रख लिया और कहा, ये बिकाऊ नहीं है। वैसे ये बहुत कीमती भी नहीं है, अंग्रेज ने लड़के को जवाब देते हुए कहा। ये मामूली पत्थर के क्रिस्टल से बने हैं और इस धरती में पत्थर के ऐसे लाखों क्रिस्टल मौजूद हैं। मगर जो जानकार है उन्हें मालूम है कि ये उरीम और थुमीम है। मुझे नहीं मालूम था कि वे दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुझे एक बादशाह ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा और जेब में हाथ डालकर उसने भी वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या क्या कहा तुमने, बादशाह? उसने पूछा। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई बादशाह मुझ जैसे गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात खत्म करते हुए कहा। क्यों नहीं, वे गडरी ही तो थे जिन्होंने दुनिया के आदिम बादशाह को सबसे पहले पहचाना था, जबकि और लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बादशाहों का गडरिये से बात करना कोई अचंभे की बात नहीं है। वह आगे भी बोलता रहा, इस संशय के साथ कि वह लड़का उसकी बात समझेगा भी या नहीं। ये सब बाइबल में लिखा है, वही किताब जिसे पढ़कर मैंने उरीम और थुमीम के बारे में जाना है। ईश्वर ने केवल केवल इन 2 पत्थरों से ही शकुन विचारने की आज्ञा दी है। पुजारी इन्हें अपने स्वर्ण कवच में लगाकर चलते थे। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई कि वह इस समय इस माल गोदाम में है। हो सकता है यह एक अच्छा शकुन हो। अंग्रेज ने जैसे धीमे स्वर में अपने आप से कहा। लड़का अब जिज्ञासु हो चला था। उसने अंग्रेज से पूछा, मुझे शकुनों के बारे में किसने बताया? तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है, अंग्रेज बोला। उसने अपनी पत्रिका बंद कर दी। एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हर कोई समझता है मगर भूल चुका है, और चीजों के अलावा मैं उसी विश्वव्यापी भाषा की तलाश में निकला हूँ। उसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी, सार्वभौम और संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी कीमियागर। उन दोनों की बातचीत को बीच में ही रोकता हुआ माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो। अल फयूम के लिए एक कारवां आज ही रवाना हो रहा है। मगर मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल फयूम मिस्र ही में है, उस मोटे अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो, तुम्हें यह भी नहीं मालूम? यह सौभाग्य का लक्षण है, अंग्रेज ने उस मोटे अरब के चले जाने के बाद कहा। अगर मैं कर सकता तो एक बृहद विश्वकोश लिखता, केवल 2 शब्दों को लेकर, भाग्य और संयोग। इन्हीं 2 शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी गई है। फिर उसने लड़के से कहा, यह संयोग नहीं तो और क्या है? उसकी जान पहचान उससे तभी हुई जब उसके हाथ में उरीम और थुमीम थे, और उसने लड़के से पूछा था कि क्या वह भी कीमियागर की तलाश में है। मैं एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा, और कहने के बाद उसे पछतावा भी हुआ कि उसने क्यों यह बात बताई। मगर अंग्रेज ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से मैं भी उसी तलाश में हूँ, अंग्रेज बोला। मुझे तो यह भी नहीं मालूम मालूम कि कीमियागरी होती क्या है। लड़का यह कह ही रहा था कि माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा।